पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था यूजेज ऑफ डायमेंशंस। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग, ठीक है, एक फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करते हैं, कैसे रफली फॉर्मूले डिराइव करते हैं, कैसे दी गई फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। ये बातें हम लोगों ने अगली क्लास में की थी। अब पिछली क्लास में की थी। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, Q, और इस Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है, और हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इस दोनों में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, इसमें लेंथ, इसमें टाइम है। मान लीजिए इसमें मास की यूनिट m1 है, लेंथ की यूनिट l1 है, टाइम की यूनिट t1 है। इसमें मास की यूनिट m2 है, लेंथ की यूनिट l2 है और टाइम की यूनिट। ठीक है, अब अगर हम लोग यूनिट ऑफ Q की बात करें तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम में जो यूनिट हो जाएगा वो m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c हो जाएगा। क्यों? इसी डायमेंशनल फॉर्मूले की सहायता से यूनिट लिखेंगे। मास की यूनिट m1 थी तो m1 लिख दिया, लेंथ की यूनिट l1 थी तो l1 लिख दिया, टाइम की यूनिट t1 थी तो t1 लिख दिया। इस सिस्टम में मास की यूनिट m2 है, लेंथ की यूनिट l2 है और टाइम की यूनिट t2 है। पावर्स लगा दिए थे जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसे मैं u1 कह देता हूं और इसे मैं u2 कह देता हूं। अगर यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस सिस्टम में, ठीक है, वो n1 है। n1 क्या है? न्यूमेरिकल। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n2। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जा रहा है तो n1 u1 इक्वल टू होगा n2 u2। ठीक है ना? ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, देखिए वो क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 5 न्यूटन फोर्स है, इसे कन्वर्ट कीजिए सीजीएस यूनिट। तो देखिए हमें क्या क्या पता है? हमें n1 पता है, हमें u1 पता है और सीजीएस यूनिट भी हमें पता होगी इस फिजिकल क्वांटिटी की, जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। मुझे u2, मुझे क्या नहीं पता है? मुझे n2 भी। अगर मुझे n2 निकालना है तो n2 क्या हो जाएगा? n1 u1 by u2 हो जाएगा। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 u1 की जगह पे क्या लिख दे? m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। u2 की जगह पे क्या लिख दे? m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ठीक है,
अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं m2 इक्वल टू n1 m1 by m2 की पावर a l1 by l2 की पावर b और t1 by t2 की पावर b। ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो हम लोग एज अ फॉर्मूला इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। आपसे कहा जाए, ठीक है, कि इफ यूनिट ऑफ मास becomes 2 times, ठीक है। तो पहले अगर मास m था, जैसे मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 और यहां पे बना लेता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स 2। ठीक है। बोला जाए इफ यूनिट ऑफ मास becomes 2 times, मतलब पहले अगर मास का यूनिट m था तो अब यूनिट क्या हो गया 2m। ठीक है। एंड यूनिट ऑफ लेंथ becomes 3 times, ठीक है। पहले लेंथ जो था वो l था, मतलब लेंथ की यूनिट l थी और अब जो है वो 3m। Then find the unit of force in new system। ठीक है। इसको इस तरीके से भी कह सकते थे, इफ यूनिट ऑफ मास इज डबल्ड एंड यूनिट ऑफ लेंथ becomes 3 times, then unit of force in new system will be। ठीक है। तो देखिए मास और लेंथ के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे दी गई, टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो मान लीजिए यहां भी टाइम का यूनिट t है, यहां भी टाइम का यूनिट t है। ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी। तो आपको पता है यूनिट हो जाएगी ml t की पावर -2, क्योंकि याद कीजिए डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का होता है ml t की पावर -2। तो अब इत्तेफाक से हमने यूनिट भी वही मानी है। ठीक है। मास की यूनिट m मानी है तो m लिख दिया, लेंथ की यूनिट l मानी है तो l लिख दिया, टाइम की यूनिट t मानी है तो t लिख दिया। यहां पे देखिए इस सिस्टम में क्या होगा, मास की यूनिट 2m हो गई, लेंथ की यूनिट रियल हो गई और टाइम की यूनिट जो पहले थी वही। तो u2 हम इसको लिख सकते हैं, u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 6 ml t की पावर और ml t की पावर -2 जो है वो u1 के इक्वल है, तो इसे लिख देंगे 6। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नया सिस्टम है उसमें फोर्स की यूनिट पुराने सिस्टम में जो यूनिट थी उसके 6 टाइम्स। ठीक है। चलिए अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाए, इन अ सिस्टम unit of force is 1 kilonewton, unit of acceleration
is 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और यूनिट ऑफ टाइम is equal to 1 मिनट, ठीक है। अगर इस तरीके से हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, देन आपसे पूछा जाता है देन यूनिट ऑफ मास in this system will, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देते यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम विल। क्या होगा यूनिट ऑफ मास इस सिस्टम में? तो देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसमें अगर मास की यूनिट m हो, ठीक है, लेंथ की यूनिट l हो और टाइम की यूनिट t हो, तो आप यहां से क्या कह सकते हो, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद आता है, मैं यहां लिख देता हूं ml t की पावर -2। एक्सीलरेशन का भी लिख देता हूं, क्या होता है l t की पावर -2, ठीक है, और टाइम का जो होता है वो कैपिटल T होता है, ये भी लिख देता हूं। तो आप कहेंगे कि अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वो है और यूनिट के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर दिया है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई यूनिट ऑफ फोर्स इस सिस्टम में क्या हो जाएगा? हो जाएगा ml t की पावर -2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 किलो न्यूटन। या फिर हम कह सकते हैं ml t की पावर -2 इक्वल टू 1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इस सिस्टम में? l t की पावर -2, ठीक है, वैल्यू कितना दिया गया है? 100, ठीक है, मीटर सेकेंड की पावर -2, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, मतलब 10 टू दी पावर -3 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से, क्या हो जाएगा? ml t की पावर -2 बाई l t की पावर -2, वैल्यू आ जाएगी ठीक है। तो यहां से m इक्वल टू आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा? ठीक है, m की जो वैल्यू है वो आपको 10 kg मिलती हुई दिखेगी। तो यहां से हमने सीधे सीधे क्या किया, ठीक है, यूनिट ऑफ मास निकाल लिया। यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम विल बी 10 kg। अगर हमें इसके अलावा, ठीक है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना होता तो मुझे देखिए m की यूनिट पता चल गई है, t की यूनिट पता चल गई है। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम m और t की वैल्यू रख दें तो हमें l मिल जाएगा। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 में भी, ठीक है, अगर हम t की वैल्यू रख दें तो हमें l मिल जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आगे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम लोग आगे कर सकते हैं।
चलिए कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे लिखा हो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, कहीं पे लिखा हो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। ये आप आसानी से जानते हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस का यूज किया गया है। k की वैल्यू 10⁻³ होती है, आपको प्रीफिक्स टेबल में बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको लिखा हो 1 मीटर तो ये इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसी का अगर लिखा जाए तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/मीटर। और आपको पता है 10⁻² को ही सेंटी बोला जाता है, तो वहां से आप इसे निकाल सकते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 मिनट मैं शॉर्ट फॉर्म में MIN लिख देता हूँ, इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। और 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो आपको याद करके रखनी चाहिए। और अगर आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कहा जाए, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे आपको दिया जाए तो सिंपल सा काम किया कीजिए, ऐसे एज्यूम कर लिया कीजिए, लेट 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू x मीटर पर सेकंड। अब आपको यही x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, x इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जो लेंथ की यूनिट्स है उनको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। समय की जो यूनिट्स है उनको एक साथ, तो लिख दीजिए 1 किलोमीटर पर मीटर इंटू सेकेंड। 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, सेकेंड पे आते ही रहने देंगे। 1 आवर में 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। अब देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 जीरो जो हैं आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 5/18, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5/18। और यहाँ से आप कह सकते हो, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 1 न्यूटन में कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे? आप फिर कहेंगे लेट 1 न्यूटन इक्वल टू x ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को आपको पता है, इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। और 1 न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, 1 kg मीटर। तो हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू x ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। x क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 kg मीटर ग्राम। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, मीटर मतलब ठीक है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये वैल्यू 10⁵ आ जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵, ठीक है।
इसे आप याद कर लेंगे और ये याद कर लेंगे कि सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स है उसकी यूनिट डाइन। चलिए ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो आपको पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ये किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में। दिख रहा होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ये देखिए केजी मीटर सेकंड किस सिस्टम में, एमकेएस या फिर एसआई, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू, ये एज्यूम कर लीजिए, लेट x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार फिर x निकाल दीजिए, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, केजी को ग्राम में लिख दीजिए 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए 1000 इंटू 100 इंटू 100, वैल्यू 10 की पावर 7 आ जाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्थ। ये भी आपको याद कर लेना होता है, याद कर लीजिएगा। ऐसे ही कहीं लिखा हुआ हो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लेट 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर को आप क्या कीजिए 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये वैल्यू आप सॉल्व करके देखिए 100 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 4 आ जाता है। सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं। अगर आपसे एक और कन्वर्जन कहा जाए, ठीक है, 1 kg पर मीटर क्यूब में कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो देखिए फिर आप एज्यूम कर लीजिए लेट 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, सेंटीमीटर का क्यूब ग्राम। एक बार फिर आप लिख दीजिए 1 kg को क्या लिख देंगे 1000 ग्राम, सेंटीमीटर का क्यूब ऐसे ही रहने दीजिए, मीटर को लिख दीजिए 100, सेंटीमीटर का क्यूब ग्राम ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू, ऊपर 10 की पावर 3 हो जाएगा और नीचे 10 की पावर 6 हो जाएगा। वैल्यू आएगी 10 की पावर -3। सिंप्लीफाई करना आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वाटर की डेंसिटी 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, 1 kg पर मीटर क्यूब की जगह लिख लीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। याद कर लीजिएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब या 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कुछ चीजें हैं जिनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कन्वर्जन्स मैंने आपको तेजी से करके बता दिए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट एक जैसे थे और आपको सारी चीजें पहले से बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट एंड डायमेंशंस में हम लोगों को जो बेसिक बातें करनी थी
ठीक है, जो जितना हम लोगों को पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया।